नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एचआर स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने पढ़ा था जालौर का सोनगरा चौहान। आज हम पढ़ेंगे रणथंभौर का चौहान वंश। सबसे पहले बात आती है कि रणथंभौर में चौहान वंश की नींव किसने डाली। तो इससे पीछे हम जाएंगे कि अजमेर में जब पृथ्वीराज तृतीय का शासन था, उसमें जो मोहम्मद गौरी ने तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में, उसमें पृथ्वीराज विजयी रहा और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ तो उसमें पृथ्वीराज तृतीय की पराजय हुई और उसके बाद वहां पर चौहान वंश लगभग अंतिम चरणों में था। तो उसके बाद में उसी का पृथ्वीराज तृतीय का तीसरा पुत्र, जिसका नाम था गोविंदराज प्रथम। गोविंदराज प्रथम ने लगभग 1194 में, सन की बात करें तो 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की नींव डाली। किसने? चौहान वंश की नींव डाली और उसका शासक का नाम था गोविंदराज प्रथम। जो पृथ्वीराज तृतीय का तीसरा पुत्र था, उसने लगभग 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की नींव डाली। इसके बाद में बात आती है कि यहाँ पर कई शासक हुए और उसमें से बाद में आता है लगभग एक यहाँ पर जो शासक था उसका नाम था जेतर सिंह। जेतर सिंह के एक पुत्र हुआ, उसका नाम था हमीर देव और वो वहां का रणथंभौर के चौहान वंश का सबसे महान और प्रतापी शासक हुआ। तो आज हम पढ़ेंगे रणथंभौर का चौहान वंश में जो हमीर देव राजा था, जो सबसे महान और प्रतापी शासक था। तो आज हम हमीर देव के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि रणथंभौर में चौहान वंश की नींव किसने डाली। तो रणथंभौर में चौहान वंश की नींव लगभग 1194 में पृथ्वीराज तृतीय के तीसरे पुत्र गोविंदराज प्रथम ने डाली थी। इसके बाद में कई शासक हुए और उन शासकों में सबसे प्रतापी शासक हुआ राणा हमीर देव चौहान की उपलब्धियों को जानने के लिए अनेक ग्रंथों में इसके शासन की बारे में बताया गया है, जो आज हम इसका अध्ययन करेंगे। हमीर देव के शासनकाल को जानने के लिए हमें कई स्रोत मिलते हैं। जैसे एक तो हो गया हमीर महाकाव्य। एक हो गया हमीर हट। एक हो गया हमीर रसो। हमीर महाकाव्य के जो लेखक थे वो थे, किसने लिखा था? ये लिखा था नयन चंद्र सूरी ने। नयन चंद्र। हमीर हट है, ये लिखा था चंद्रशेखर ने। किसने लिखा? चंद्रशेखर ने। इसके बाद ये बात आती है हमीर रासो दो कवियों ने लिखा था। एक का नाम था जोधराज। क्या नाम था? जोधराज। और एक का नाम था सारंग। जो जालौर के रणथंभौर के चौहान वंश में प्रतापी राजा हुआ हमीर देव। तो हमीर देव के शासन की जानकारी के लिए हमें इन ग्रंथों में मिलता है कि हमीर का शासनकाल कैसा रहा। हमीर महाकाव्य के लेखक थे वो थे नयन चंद्र सूरी। हमीर हट के लेखक थे चंद्रशेखर और हमीर रसो के थे जोधराज और सारंग। इसके बाद हम उसके शासनकाल के बारे में चर्चा करेंगे।
तो आपको परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है कि इसके लेखक हमीर महाकाव्य के लेखक नयनचंद्र सूरी और हमीर हट के चंद्रशेखर और हमीर रासो के जोधराज और सारंगदेव। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे हमीर देव के शासनकाल की। ये हो गया राजस्थान का मैप और यहाँ पर है रणथंभौर। रणथंभौर में चौहान वंश के कई शासक हुए, उसमें सबसे महान और प्रतापी राजा हुआ महाराणा हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान और इसका शासनकाल लगभग 1282 से लेके 1301 तक रहा। हमीर देव का शासनकाल है 1282 से लेकर 1301 तक रहा। इसके बाद में बात आती है कि भाई उसके समय दिल्ली में कौन सा वंश था। जब महाराणा जो राणा हमीर है वो गद्दी पर बैठा, उस समय तो गुलाम वंश था और 1290 में गुलाम वंश का अंत हो गया और गुलाम वंश के बाद में नया कौन सा वंश आया, खिलजी वंश। तो दिल्ली में जब हमीर का शासनकाल चलता था उस समय दिल्ली में कौन सा शासन रहा, खिलजी वंश। 1290 में गुलाम वंश का तख्ता पलट हो गया और 1290 में किसकी जो वंश था वो कौन सा था, खिलजी वंश। और सन की बात करें तो 1290 और खिलजी वंश की नींव डाली थी इसने जलालुद्दीन खिलजी ने। अब भाई देखो जलालुद्दीन खिलजी इधर दिल्ली समकालीन था, दिल्ली में तो उस समय था जलालुद्दीन खिलजी और इधर था हमीर देव। दोनों ही साम्राज्य विस्तारवादी राजा थे। ये भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और ये भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। जलालुद्दीन ने क्योंकि दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य विस्तार था यहाँ पर सबसे पहले रणथंभौर था, क्योंकि रणथंभौर इस जलालुद्दीन के जीतने के लिए इसलिए ज्यादा मनचाही हो गया कि भाई ये रह गया गुजरात को लूटने के लिए इसके सुविधा की दृष्टि से पहले रणथंभौर को जीतना आवश्यक हो गया और उसमें यहाँ पर था मालवा कि भाई यहाँ अगर आपने रणथंभौर को जीत लिया तो इधर गुजरात और मालवा को जीतने में आसानी होगी। इसके बाद में बात आती है कि भाई जलालुद्दीन खिलजी 1291 में चालवीर हुआ और आया रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए। तो रणथंभौर पे आक्रमण करने के लिए देखो मैं आपको बताता हूं कि रणथंभौर क्या, मान लो ये रणथंभौर की दुर्ग है। यहां पर एक छोटा सा दुर्ग और होता था, इस दुर्ग का नाम था जाइन दुर्ग। क्या नाम था, जाइन दुर्ग। और यह था रणथंभौर। रणथंभौर दुर्ग को जीतने के लिए पहले इस दुर्ग को जीतना पड़ता था, क्योंकि ये दुर्ग चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ था और कहीं से रास्ता नहीं था। ये इस दुर्ग की कहलाती थी कुंजी। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कौन सा था, जाइन दुर्ग था। और मैंने आपको कल बताया था कि जालोर दुर्ग की कुंजी कौन सी थी, तो वो थी सिवाना दुर्ग। तो रणथंभौर दुर्ग को जीतने के लिए सबसे पहले किसे जीतना होगा, जाइन को, क्योंकि अगर ये चाबी मिलेगी तो ही हम ताला खोल पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो जलालुद्दीन ने 1291 में क्या किया, आक्रमण किया। 1291 में जलालुद्दीन ने आक्रमण किया और सबसे पहले किस दुर्ग पे किया, जाइन दुर्ग पे किया। अब कई दिनों तक संघर्ष चलता रहा और जलालुद्दीन ने क्या किया, जाइन दुर्ग को जीत लिया।
जहांगीर को जीतने के बाद वो आगे बढ़ा रणथंभौर की ओर, और रणथंभौर दुर्ग के चारों ओर कई दिनों तक घेरा डाले रखा। आखिर में सफलता नहीं मिली और वापस कहाँ चला गया, दिल्ली। इसके बाद में लगोलगी एक आक्रमण और किया उसने, कब 1292 में दोबारा आया। दोबारा के जहांगीर तो जीता हुआ यहाँ पर सेना छोड़ दी और दोबारा इसकी घेराबंदी शुरू कर दी। कई दिनों तक संघर्ष चलता रहा और सफलता नहीं मिली। अगर इसकी सफलता नहीं मिली तो इस दुर्ग के बारे में कहते हैं कि जलालुद्दीन ने कहा था कि मैं ऐसे दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता हूँ, और ये बात कहकर चला गया वापस से दिल्ली। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है परीक्षा की दृष्टि की, किसने कहा था कि मैं ऐसे 100 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता हूँ, तो वो कहा था जलालुद्दीन ने। और किस दुर्ग के बारे में कहा था, तो किस दुर्ग के बारे में कहा था, रणथंभौर के दुर्ग में। रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि अन्य दुर्ग सब नंगे हैं और ये बख्तर बंद है। ये परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न पहले आया हुआ भी है। तो इस दुर्ग के बारे में आपको दो बातें खासकर ध्यान में रखनी की चाहिए कि अन्य दुर्ग सब नंगे हैं और ये बख्तर बंद है। किस दुर्ग के बारे में है, तो यही रणथंभौर दुर्ग के बारे में है। और किसने कहा था कि मैं ऐसे 100 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, तो वो किस दुर्ग के बारे में कहा था, रणथंभौर के दुर्ग में। इसके बाद में क्या होता है कि भाई 1290 में जलालुद्दीन जो इसने खिलजी वंश की नींव डाली, और 1296 में इसी का भतीजा, जलालुद्दीन का भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन। जिसका नाम था अलाउद्दीन। 1296 में खिलजी वंश में तख्ता पलट हो गया और अलाउद्दीन जो जलालुद्दीन का भतीजा था, इसने जलालुद्दीन की क्या कर दी, हत्या कर दी और जलालुद्दीन परलोक सिधार गया। 1296 में आ गया अलाउद्दीन। अब अलाउद्दीन के भी कई कारण हो गए आक्रमण करने के। वो कैसे हो गए कि सबसे पहले तो भाई इसका मतलब है जो चाचा था जलालुद्दीन खिलजी, ये यहाँ से 2 बार हार गया। पहले तो बदला लेने का इरादा ये हो गया। इसके बाद में कहते हैं कि अलाउद्दीन के दरबार में एक मंगोल सेनापति था जिसका नाम था, मान लो ये दरबार है, यहाँ पर था अलाउद्दीन। कौन था, अलाउद्दीन। यही दरबार के सामने बैठा था कौन है, मंगोल शासक है या मंगोल सेनापति, मंगोल सेनापति जिसका क्या नाम था, मोहम्मद शाह। क्या नाम था, मोहम्मद शाह। जब अलाउद्दीन का दरबार में बैठा था कौन है, इसका मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह। और इधर की तरफ बताते हैं कि मराठी बेगम जिसका नाम था चिमना देवी। क्या नाम था, चिमना देवी। सबसे पहले तो मैंने कारण बताया कि भाई कहते हैं कि इसके जो चाचा थे वो 2 बार हार गया था, इसका बदला लेने के लिए अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। दूसरा कारण बताते हैं कि अलाउद्दीन ने जो एक विरोधी था अलाउद्दीन का सेनापति जिसका नाम था मोहम्मद शाह, और उसको हमीरदेव ने शरण दी थी। शरण देने के कारण वो कारण बताया कि अलाउद्दीन ने इस कारण से आक्रमण किया। तो ये मंगोल सेनापति था, यहाँ पर बैठा था अलाउद्दीन, बैठे कोई बात नहीं। यहाँ पर बैठी थी चिमना देवी जो मराठी बेगम थी। बताते हैं कि मंगोल सेनापति था मोहम्मद शाह और चिमना देवी के बीच में क्या हो गया, प्रेम प्रसंग। क्या हो गया, प्रेम प्रसंग। यहाँ पर अलाउद्दीन जी बैठा, इधर बैठे थे मोहम्मद शाह और इन्हें आपने चिमना देवी बैठा। सभा चादरी कोई तकलीफ को नहीं, सभा चादरी तो मोहम्मद शाह के चिमना देवी का नहीं, आमने सामने तो बैठा ही। और बताते हैं कि आपस में इसका प्रेम प्रसंग हो गया। इसके बाद में चिमना देवी यहाँ से खड़ी होकर बाहर गार्डन में, और इन्हों
मोहम्मद शाह भी गार्डन में बैठा आपस में प्रपोज कर दिया। ये बात को पतो चाल्यो अलाउद्दीन ने का ओ केड़ू यार मारिया गया नहीं। अलाउद्दीन आयो इन गार्डन में बैठा हुआ प्रपोज आपसरी में चल रही है। अलाउद्दीन ने बोला कि भाई मोहम्मद शाह, तू जो भी चाहे मेरे साम्राज्य से कुछ भी मांग सकता है, मेरे दरबार में आपको जो मांगेंगे वो मिलेंगे, लेकिन क्या है, चिमना देवी के दिल निकल जा। लेकिन मोहम्मद शाह भी एक सच्चा आशिक था कि बोला कुछ भी हो जाए मैं इस चिमना को छोड़कर जाने वाला नहीं। इसके बाद में बताते हैं कि चिमना देवी और मोहम्मद शाह ने अलाउद्दीन को मारने की योजना बनाई और अलाउद्दीन को इस बात का पता चल गया। अलाउद्दीन को पता चल गया, अलाउद्दीन ने क्या किया, अलाउद्दीन ने मोहम्मद शाह के पीछे सैनिक लगा दिए। और मोहम्मद शाह को जब इस बात का पता लगा कि भाई अपने पीछे अलाउद्दीन ने सैनिक लगा दिए, तो मोहम्मद शाह के गिरो मोहम्मद शाह आ गयो हमीर देव पर। और हमीर देव क्षत्रिय वंश से था और आए हुए शरणागति को शरणागत देता इसका धर्म था। हमीर देव की शरण में आने के बाद हमीर देव ने इसने शरण में ले लिया। इसके बाद में कहते हैं कि भाई अलाउद्दीन ने एक सेनापति को भेजा कि भाई हमीर देव, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा एक विरोधी आपके पास है और वो हमें लौटा दो। तो हमीर देव भी एक क्षत्रिय धर्म से होकर उस शरणागत के आए हुए शरणागत की रक्षा करना इसका धर्म था। और हमीर देव ने एकदम स्पष्ट मना कर दिया कि भाई मैं मोहम्मद शाह को नहीं लौटा सकता। तो इसके दो कारण बताए गए हैं। एक तो मैंने बता दिया कि इसके चाचा को 2 बार हार गया, तो उस हार का बदला लेने के लिए अलाउद्दीन ने आक्रमण किया। दूसरा कारण बताते हैं कि भाई उसकी जो मराठी बेगम थी उसका नाम था चिमना देवी और उसका मंगोल सेनापति था मोहम्मद शाह। उन दोनों के आपस में प्रेम प्रसंग हो जाने के कारण अलाउद्दीन को पता चला कि इसका प्रेम प्रसंग हो गया है और मोहम्मद शाह और चिमना देवी ने उसे मारने के लिए कोई योजना बनाई। इस चीज का अलाउद्दीन को पता चलते अलाउद्दीन ने मोहम्मद शाह के पीछे सैनिक लगा दिए और मोहम्मद शाह वहां से भागकर कहाँ गया, हमीर देव के पास। अब विरोधी को शरण देने पर अगला कुछ ना कुछ तो करेगा। तो आ जाओ आगे के कहानी बनी। इसके बाद में कहते हैं कि बात है 1299 सन 1299 अलाउद्दीन जी तो आक्रमण के लिए तैयार। अलाउद्दीन ने 2 सेनापति, जिसका नाम था, एक का था उल्लुग खां और एक का नाम था नुसरत खां। एक का नाम था उल्लुग खां और एक का नाम था नुसरत खां। उल्लुग खां और नुसरत खां ये दोनों यहां पर था रणथंभौर। अलाउद्दीन ने 2 सैनिक, एक का नाम था उल्लुग खां और दूसरा था नुसरत खां, 2 सेनापति के नेतृत्व में सेना भेज दी। कद भेजी 1299 और रणथंभौर में यहां से हमीर ने 2 सेनापति, एक का नाम था भीम सिंह और एक का नाम था धर्म सिंह। कहते हैं कि 1299 में अलाउद्दीन ने 2 सैनिकों के मध्य उल्लुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में सेना भेज दी और इधर से हमीर देव ने भीम सिंह और धर्म सिंह के नेतृत्व में सेना भेज दी। इस युद्ध में जो अलाउद्दीन का सेनापति है नुसरत खां, वो क्या है, मारा गया। और इधर है हमीर देव का सेनापति कौन, जो था भीम सिंह, वो मारा गया। इधर है भीम सिंह मारा गया। इसके बाद में इस बात की, जो नुसरत खां वो मारा गया 1299 में, अलाउद्दीन ने 2 सेनापति के नेतृत्व में सेना भेजी, उसमें एक था उल्लुग खां और एक था नुसरत खां। इधर जो हमीर देव के सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह,
भीम सिंह इधर है, भीम सिंह वीर गति को प्राप्त हुई इस युद्ध में, और इधर है नुसरत खां मारा गया। इस बात का संदेश भेजा अलाउद्दीन के पास में कि भाई इस युद्ध में जो सेना का नेतृत्व कर रहा था नुसरत खां लीडर, वो मारा गया। तो कहते हैं कि अलाउद्दीन स्वयं वहां से सेना लेके चल पड़ा और आगे के घेराबंदी कर दी रणथंभौर की। रणथंभौर की घेराबंदी करती, कहते हैं कि कम से कम 10-12 महीने तक इस दुर्ग को घेरे रखा। और दुर्ग को घेरे रखने के कारण, क्योंकि लगभग 12 महीने रखने पर इसके अंदर जो सेना थी उसमें खाने पीने की हर चीज की समस्या आ गई। और जो हमीर देव था, इसने इसके 2 सेनापति और थे। कौन थे? एक तो था रणमल। जो भीम सिंह उसमें मारा गया था, तो धर्म सिंह जब अमीर देव के पास गया कि भाई भीम सिंह मारा गया, तो धर्म सिंह को क्या है मंत्री पद से हटा दिया था, और उसके स्थान पर धर्म सिंह का भतीजा भोज नाम का था, उसको क्या है मंत्री पद पर बैठा दिया। मंत्री पद बैठाने के बाद में क्या है कि जो भोज था उससे शासन व्यवस्था नहीं चली, और शासन व्यवस्था नहीं चलने के कारण वापस भीम सिंह को उसी मंत्री पद पर बैठाया और भीम सिंह को हटा दिया। भीम सिंह को हटाने के बाद भीम सिंह ने गुस्से में आकर यहाँ से निकल गया और चला गया अलाउद्दीन की पास। यहाँ से पहले तो धर्म सिंह था, क्योंकि उसको मंत्री पद से हटाया और उसके बाद में वो उसको वापस बैठाया, और भोज को बैठाकर वापस मंत्री पद से निकालने पर भोज नाराज हो गया और नाराज होकर अलाउद्दीन के पास चला गया। तो कहते हैं कि अलाउद्दीन ने स्वयं सेना लेके आ गया और कम से कम 8 से 12 महीने तक इस दुर्ग का घेरा रखा, क्योंकि इस दुर्ग को आज तक कोई जीत नहीं पाया था। और इस दुर्ग को जीतने के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि भाई चारों ओर से घेरने पर अंदर से जो सेना नेतृत्व कर रही थी उसमें हमीर के 2 बड़े सेनापति थे। पहले तो विश्वासघात नहीं थे, लेकिन बाद में उसका विश्वासघात हो गया। एक का नाम था रणमल, और एक था रत्तीपाल। एक का नाम था रणमल और दूसरा था रत्तीपाल। रत्तीपाल को अलाउद्दीन के पास संदेश देके भेजा। जब वह अलाउद्दीन के पास गया तो था अलाउद्दीन, रत्तीपाल को भेजा दूत के रूप में अलाउद्दीन के पास। जब ये रत्तीपाल गया तो अलाउद्दीन ने कहा कि भाई मेरे को तेरे में राजा की परछाई दिखाई दे रही, यानी कैसे वैसे करके उसको लालच देना। रत्तीपाल को कहते हुए क्रोध गया कि मेरे को तेरे अंदर राजा की परछाई दिखाई दे रही। बोला कैसे? बोला अगर तू मेरा सहयोग करे तो मैं जीतने के बाद इस दुर्ग का राजा आपको बना दूंगा। तो उस लालच के बहकावे में आकर रत्तीपाल यहाँ से जाकर और अंदर रणबल था उसको अपनी ओर मिला लिया, और ये दोनों सेना के अलाउद्दीन की ओर मिल गए। जब इसका पता चला हमीर देव को कि भी अपने सेनापति उधर मिल गए, और इसका जो मोर्चाबंदी का एरिया था वहां से उसने मोर्चाबंदी हटाने के बाद मुगल सेना दुर्ग के अंदर प्रवेश कर गई। और 1301 में राजा था हमीर देव, और रानी थी रंग देवी। कहते हैं कि अमीर देव ने तो केसरिया किया, और रंग देवी ने क्या किया? जौहर। और दोनों ने मिलाकर क्या हुआ? साका पूर्ण हुआ। और 1301 में राजस्थान का प्रथम साका हुआ। और कहते हैं कि हमीर देव के एक पुत्री थी जिसका नाम था जेतल दे। और जेतल दे ने इसके अंदर पद्मलाव नाम का तालाब था, उसमें कूद कर आत्महत्या कर ली थी। और कुछ कहते हैं कि भाई जब रंगदेवी ने जो जोहर किया, ये बोलते हैं कि जल जोहर किया, इसने जो जल में कूद कर अपने प्राणों को आत्मसर्ग कर दिया, उसी के साथ जेतल दे कूद गई थी। और कुछ में बताते हैं कि भी जेतल दे
एक दिन पहले पद्मलाव नामक तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। और हमीर देव और रंगदेवी के नेतृत्व में जौहर और केसरिया होने के बाद राजस्थान का प्रथम शाखा पूर्ण हुआ। और 1301 में यहाँ पर अधिकार हो गया किसका, अलाउद्दीन का। और अलाउद्दीन ने यहाँ को इस रणथंभौर दुर्ग को उल्लू खां को सौंप कर उल्लू खां को सौंप कर वापस से दिल्ली चला गया और रणथंभौर का चौहान वंश समाप्त हुआ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना है तो कमेंट में अपना जवाब अवश्य दें। मैं आशा करता हूँ कि मेरा द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी आगे शेयर करें। हमने इतिहास में जालोर का चौहान वंश पढ़ लिया है, रणथंभौर का चौहान पढ़ लिया है, और जो आगे कल पढ़ाऊंगा उसके बारे में मैं आपको सूचना दे दूंगा। तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपना सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।